तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ्स बाय अश्वनी सर। और स्टूडेंट, आप लोगों को पता है आपकी ही रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने NCERT कक्षा 11 का जो मैथ है वो शुरू कर दिया था यहाँ पर, ठीक है, जिसमें एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको थोड़ा सा पहले चैप्टर का जैसे समुच्चय है, पहला हमारा जो चैप्टर है समुच्चय है, उसका इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। और उसका इंट्रोडक्शन देने के बाद काफी चीजें आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, आगे की चीज, ठीक है, इसको आपको समझना है और इसे समझने के बाद फिर हम देन यहाँ पे क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट एक चीज याद रखना, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है जो जल्दी आने वाली है लगभग। जैसे कि मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं तो मेरे पास बच्चे थे जो वो बोल रहे थे कि सर 7 या 8 या 10 तारीख तक हमारी ऑफलाइन जो है जो एग्जाम्स हैं वो शुरू होने वाले हैं। और उसके बाद फिर मैंने चाहा कि फटाफट से मैं जितने भी जैसे शुरुआती 1 से लेके 7 या 8 चैप्टर तक जितने भी चैप्टर आपके एग्जाम्स में आएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में, ठीक है, तो मैं चाह रहा हूं उनके हर चैप्टर में से एक वीडियो के थ्रू, हर चैप्टर में एक वीडियो के थ्रू क्लियर करा दूं ताकि आप लोग जो है आसानी से अपने पेपर में वो सारे क्वेश्चंस कर पाएं, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, तो इसलिए आप लोगों से पूरी ये उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसको लाइक और शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों में, सबको बता देना कि एग्जाम से पहले हम जो है यहाँ पर आप लोगों का रिवीजन कराने वाले हैं, है ना। रिवीजन क्या, आप अगर शुरू से पढ़ रहे हैं तो ये भी सिखा देंगे, और अगर किसी ने पहले से पढ़ लिया तो रिवीजन 7 या 8 10 वीडियो में जितने भी हो सके, पॉसिबल हो सके, उसमें हम फटाफट आपको वो वाले क्वेश्चन कराएंगे जो आपके पेपर में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। फिर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा खत्म होने के बाद हम आपको आगे के जो चैप्टर होंगे उनकी रेगुलर क्लासेस देंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं समुच्चय में। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था समुच्चय क्या है, वो सारी चीजें, ठीक है स्टूडेंट। तो शुरुआत करते हैं इसकी। अब देखो ये चीजें मैंने पहले से इसलिए लिख ली ताकि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा बचा सकूं, है ना, और कम से कम समय में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें दे सके, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। तो अब आज हम देखेंगे समुच्चय में निरूपण। निरूपण का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, यानी समुच्चय को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी समुच्चय को वास्तव रूप में फिजिकली हम देख पाते कैसे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि ये एक मेरा समुच्चय है ना, और ए के अंदर कितने सारे अवयव हैं, ये सारे अवयव हैं, यानी 1 2 3 4 5, देन आगे भी चलता चला जा रहा है। और मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे 3 डॉट लगाने हैं हमेशा और इसको मझला ब्रैकेट से दिखाना है। तो इस तरीके से इसका समुच्चय का रूप होता है, इस तरीके से हम इसका निरूपण करना है, ठीक है। अच्छा, जो ये रूप मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके सामने मैं लिख दिया है कि इसका रोस्टर रूप है। क्या है ये इसका रोस्टर रूप है, ठीक है। इसको बोलते हैं रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप, ठीक है। तो ये याद रखना है, कभी आपको बोल रहे कि इसका रोस्टर रूप लिखाओ तो इसका रोस्टर रूप ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्या, जैसे ये ए है, इसको मैं लिख सकता हूं कि ये मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं, ये बताना आप। ये 1 2 3 4 5 और फिर आगे 6 7 8 9 10 ऐसे ही चलती चली जाएंगी। इन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अगर किसी को नहीं पता है, वैसे तो आपने 10th क्लास में पढ़ाई होगा भाई, नहीं पता तो मैंने बोल दिया, जो 1 से शुरू होकर लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और आगे कभी खत्म नहीं होगी अनंत तक, वो सारी क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। तो यहाँ पर उसने इसको इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया है कि x और x, देखो मैंने जब आपको बोला था पिछली क्लास में, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं। तो उसको इस तरह लिखना पड़ेगा, यानी x अवयव है और जो कि x क्या है, x बिलोंग करता है किससे, प्राकृतिक नंबर से। इसका मतलब ये हुआ कि x जो इसके अंदर अवयव है वो x क्या है, सारे प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें इस तरीके से हमने समझना है, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे बात करते हैं इसकी। तो ये भी आपको समझ आ गया, ये इसका रोस्टर रूप भी आपको समझ आ गया, ये सारणीबद्ध रूप। फिर उसके बाद इसको लिखते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप, है ना, ये इसका समुच्चय निर्माण रूप है, ठीक है। इसको किस तरीके से लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है ऐसे x अनुपात, है ना, ये कॉलन, इसको कॉलन बोलते हैं ना। x जहां पर x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, यानी x जो लिया है ये इनमें से है और x क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे समझ लिया। इसके बाद सेकंड अगर एग्जांपल लूं मैं तो इसको समझना, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2 3 5 7 और 7 पे जाके ये खत्म हो जाता है,
2 3 5 7 और 7 पे जाके खत्म हो जाता है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये समुच्चय बी है और इसके अंदर जो अवयव है वो 2 3 5 7 तक है और 7 के बाद कुछ नहीं है, इस तरह से डॉट नहीं है। अगर ये इस तरीके से डॉट होता तो इसका मतलब है कि आगे अनंत तक जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे रुक गया है, तो इसका मतलब यही है कि ये 2 से लेके 7 तक है, ठीक है, 2 से लेके कहां तक है, 7 तक है। तो अब इस 7 वाले की बात अगर मैं बात करूं तो ये इसके अवयव हैं और इसमें मुझे संख्याएं मिल रही है, जो वो क्या मिल रही है, 2 3 5 और 7, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि ये क्या है, ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है भाई, अभाज्य संख्याएं हैं। और अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल अपने आप से कटती है, ठीक है ना। अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जो केवल अपने आप से कटती है। तो यानी 2 3 5 7 और आगे 9 की बात करूं तो 9 तो होगा नहीं, 11 और 13 ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या, ये केवल अपने आप से ही कटेंगे, ठीक। ये चीज समझ आ गई। तो अब इसको, ये इसका क्या है भाई, रोस्टर रूप। अब इसको मैं अगर समुच्चय निर्माण के रूप में लिखता हूं तो बी को मैं लिखूंगा, देखो ये तो x हो गया और x एक क्या है, अभाज्य संख्या है। देखो यहाँ पे बता दिया x क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो x एक अभाज्य संख्या है और उसके बाद साफ साफ लिखा हुआ है जहां x बराबर है 7 के या फिर उसके छोटा है। तो वही चीजें है, यानी हमें अगर इस तरीके से, देखो इसको छोड़ देता हूं मैं और ऐसे अगर मुझे दे दिया, नीचे वाले की बात करो, इसने बोल दिया कि x और x एक अभाज्य संख्या है और जहां x जो है बराबर या छोटा है किसके, 7 के, और उसने बोला इसका रोस्टर रूप लिखो। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे। उसने बोला इसका रोस्टर रूप लिखो, तो आपको रोस्टर रूप ऐसे लिखना है। आपने कह दिया ना कि x क्या है, एक अभाज्य संख्या है, मुझे पता चलेगा यहाँ से। तो अभाज्य संख्या तो 2 से शुरू होती है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कहां तक जाना है। तो उसने बोल दिया x 7 से छोटा है, तो मैं लिख दूंगा 7 से छोटी तो 2 भी है भाई, 3 भी है, 5 भी है, और फिर उसने कहा कि इसके बराबर भी है, क्योंकि ये जो साइन लगता है ना भाई ये वाला, इसका मतलब ये है कि इससे छोटा भी हो सकता है और इसके बराबर भी है। तो ये वाला साइन है। अगर साइन केवल ये होता तो इसका मतलब होता कि ये 7 से छोटा है। फिर अगर ये 7 से छोटा होता तो भाई मैं केवल इतना लिखता। इतनी बात आपको समझनी है। अगर सपोज करो यहाँ पे लिखा होता है, अगर यहाँ पे x 7 ना होता तो फिर यहाँ पे ऐसा साइन होता कि x जो है वो छोटा है 7 से, फिर वहां पे 7 ना आता, ठीक है। अगर वो बराबर का निशान लगा हुआ है तो उसका मतलब ये 7 भी है। तो अब आपको ये चीज समझ आ गई होगी भाई, ठीक है। तो ये चीज भी आपको क्लियर मैंने करा दी यहाँ पे, इसीलिए मैंने पहले से लिख लिया था ताकि मैं जल्दी से जल्दी सारी चीजें आपको बता सकूं। अब आती है सी की बात। तो सी में लिखा ABCD और 3 डॉट लगाकर इसने Z लिख दिया। तो इससे मुझे पता चल गया कि इतना लिखना पॉसिबल नहीं था, टाइम ज्यादा लग जाता। तो ABC लिख दिया और फिर 3 डॉट लगा के Z लिख दिया। तो इससे मतलब ये हुआ कि ये A से लेके Z तक की संख्याएं हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं x क्या है, A से Z तक की संख्याएं हैं, मतलब नंबर है, सॉरी अल्फाबेट है। तो x क्या है, x एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है और इसने बता दिया यहाँ पे कि x जो है एक अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है। अगर ऐसा हमें देता तो हम फिर फटाफट लिख देते A से लेके Z तक भाई, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद, ठीक है जी। नेक्स्ट ये हो गया ना, हाँ। तो नेक्स्ट देखेंगे हम अब। तो ठीक है स्टूडेंट, ये सारी चीजें समझने के बाद हम समुच्चय के बारे में थोड़ी और इंपॉर्टेंट चीजें सीख लेते हैं। और इस चीज को देखने के बाद आपको क्वेश्चन में देखना, फिर फटाफट से आप सारी चीजें करने लग जाएंगे। बस आपको पहली क्लास जो मैंने कराई थी वो तो मात्र 10 या 11 मिनट की होगी शायद, और एक ये क्लास अभी तक 10 मिनट की हो गई होगी, 10 या 12 जितनी की भी, ठीक है। उसके बाद इसे देखने के बाद आपको प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, समुच्चय के प्रकार देखेंगे हम, समुच्चय कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो मेनली हम यहाँ 3-4 चीजें समझेंगे, जैसे रिक्त समुच्चय है ना, जैसे परिमित और अपरिमित समुच्चय, जैसे समान समुच्चय, ठीक है। अब एक चीज देखना यहाँ पे, जैसे मैं बात करूं रिक्त समुच्चय की, मैं बात करता हूं किसकी, रिक्त समुच्चय की। तो रिक्त समुच्चय को हम उसमें बोलते हैं जिसमें कोई भी अवयव ना हो, जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं आपको के 2 से कटने वाली अभाज्य संख्या बताओ, मैंने बोल दिया 2 से कटने वाली अभाज्य संख्या। तो आप बताओ, जब भाई मैं बोल रहा हूं अभाज्य संख्या तो फिर वो किसी से कटेगी क्यों, नहीं वैसे तो 2 हो जाएगी, सॉरी है ना, इसके लिए इसका एग्जांपल ले लिया। लेकिन मैं अगर बोल लूं आपको, मान लो ऐसे दे दिया मैंने 6 से कटने वाली अभाज्य संख्या, तो अब ऐसी कोई संख्या तो है नहीं, क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या थी भाई, वो तो 2 से कट जाएगी, है ना। उसका एग्जांपल लेना थोड़ा सही नहीं था, ठीक है। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, तो उसे मैं बोल दूंगा रिक्त समुच्चय है। और रिक्त समुच्चय को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाई, है ना, फाई के रूप में, इस तरीके से। तो ये याद होगा आपको कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। इसके बाद आता है परिमित और अपरिमित समुच्चय। मैंने लिख दिया पहले से ताकि सारी चीजों को जल्दी से जल्दी आप समझ सको।
तो परिमित समुच्चय का मतलब देखो यहाँ पे इसके सामने इधर देखो, परिमित समुच्चय का मतलब ये है कि जैसे मैंने लिखा इसके अवयव 1 2 3 4 और ये यहाँ तक रुक गया, ठीक है। तो जहां पर पूरे पूरे अवयव दिए हुए हैं और आगे नहीं चल रहा तो उसे परिमित समुच्चय बोलते हैं। और इसको मैं जब लिखूंगा तो समुच्चय रूप में कैसे लिखूंगा बताओ, इसे लिखूंगा x क्योंकि अवयव है और x एक प्राकृतिक संख्या है। देखना आप 1 2 3 4 ये प्राकृतिक संख्या है ना, तो x एक प्राकृतिक संख्या है। और जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया था, x में 4 भी लेना है और 4 से छोटी संख्याएं भी हैं, ठीक है। तो यहाँ इसका लिखने का मतलब है, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ऐसे, तो आपको समझ जाना, और यहाँ पे लिखा हुआ हो कि x एक प्राकृतिक संख्या है तो आपको समझना है कि प्राकृतिक का मतलब 1 2 3 4 लेनी है हमें, इससे छोटी है और इसके बराबर भी है तो 5 भी लेना है। ये चीजें समझनी है भाई, ठीक है। यहाँ से ये भी आपको समझ आ गया। अब उसके बाद आता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय वो होता है जो आगे चलता रहता है, अनंत तक कहीं भी जा सकता है, हमें उसका अंत नहीं पता, तो वो क्या है अपरिमित समुच्चय। उसको लिखने का तरीका देखना, x एक प्राकृतिक संख्या है, बस इतना बताएंगे इसमें, है ना। अब आ जाता है इसके बाद मैंने आपसे जो डिस्कस किया था वो किया था समान समुच्चय। तो समान समुच्चय में क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाया आपको, एक समुच्चय ए लिया है ABCD और एक समुच्चय मैंने बी लिया है और उसमें लिखा है ADCB। लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यही सारे अवयव इसमें आ गए, यही सारे अवयव इसमें आ गए, बस उनका क्रम बदल गया, आगे पीछे इस तरह से हो गए। तो यानी इसका मतलब यही होता है समान समुच्चय का कि अवयव समान होते हैं, अवयव जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं और फिर उसको हम ये लिख सकते हैं ए और बी समान समुच्चय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इस चीज को कंप्लीट कर लेते हैं कि ए और बी समान समुच्चय है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ठीक है स्टूडेंट, सारी चीजें ध्यान से समझने के बाद अब हम फाइनली प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखना स्टूडेंट, अगर मैं इन सारे क्वेश्चनों को यहाँ पर लिखता हूँ तो मुझे काफी समय लग जाएगा, है ना, ठीक है। तो आपका समय बचाना है और ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखानी है और आपको ये देखना होगा कि सारी चीजें आप लोगों को आराम से मैं सिखा पाऊंगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना, आपको किताब पे ध्यान रखना है और किताब आपके पास सबके होगी। आप अगर जेन्युइन पढ़ने वाले हैं तो किताब साथ लेके इस क्वेश्चन को पढ़ना। जैसे मैं आपके लिए पढ़ता हूं, पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 1.1 का, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं उनके उत्तर का औचित्य बताइए, यानी कौन से समुच्चय है या नहीं है ये बताना है। तो जैसे पहला वाला है फर्स्ट में लिखा हुआ है, देखो, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले आपको इस तरीके से लिखना है, जनवरी, जून और जुलाई। भाई 3 होते हैं, तीनों मैंने लिख दिए, तो यहां से क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। उसके बाद आप देखना, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। देखो लेखक तो बहुत है, मुंशी प्रेमचंद्र जी है ना, जयशंकर प्रसाद है ना, बहुत सारे लेखक हमारे हैं, महादेवी वर्मा है, लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया ना किसके नाम बताने। अगर वो नाम बोलता तो फिर हम शायद बता पाते, लेकिन उसने बोला भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों के नाम, तो सारे ही प्रभावशाली है, तो इसलिए इसमें लिखा जाएगा कि यह समुच्चय नहीं है, इसका कोई समुच्चय नहीं बनेगा, यानी यहाँ रिक्त समुच्चय आ जाएगा, रिक्त हो जाएगा, ये इसका कोई समुच्चय नहीं होगा। भाई विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो ये भी आप एक देखना, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज तो बहुत है, हमारे भारत में ही देख लीजिए आप, है ना, हमारे भारत में ही देख लीजिए। भाई कल आपने T20 देखा होगा तो सही है ना, फाइनल में किस तरीके से पाकिस्तान को भारत ने हराया है, तो एक से एक बल्लेबाज है ना। और उसे भी छोड़ दो आप, कोहली हो गया, आपके सचिन तेंदुलकर, भारत के अंदर इतने हैं तो हम किसको बताएंगे, तो ये भी एक समुच्चय नहीं है, ठीक है। अब आता है 4th क्वेश्चन, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अब आप एक बात बताना, अगर आप कक्षा 10 में या कक्षा 11 में पढ़ते हैं तो आपको रजिस्टर में लिखा हुआ होगा ना कि कितने स्टूडेंट्स हैं वहां पे, है ना, चाहे वो वहां पे स्टूडेंट 50 हो या 100 हो, कितने भी रजिस्टर में लिखा होगा, सबके नाम भी आप जानते होंगे कि मेरी बगल में कौन बैठता है, आगे पीछे दाएं बाएं सब क्लास का पता रहता है। तो भाई ये एक समुच्चय है, ये एक समुच्चय है। उसके बाद आते हैं हम 4थे क्वेश्चन के बाद 5वें में, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो आपको पता है प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5, उसने कहा 100 से कम, यानी कहां तक चले जाएं हम, 99 तक चले जाएं, तो ये 100 से कम सारी प्राकृतिक संख्या होगी भाई, ठीक है। तो ये एक समुच्चय है, 5वां भी क्या है, एक समुच्चय है। उदाहरण सहित आप बता सकते हैं कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, इस तरीके से हम लिख देंगे। उसके बाद देखना यहाँ पे 6 में देखना, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यास का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद्र ने चाहे 10 उपन्यास लिखे, चाहे 1000 लिखे, लेकिन आपको अगर चाहो तो उनके नाम आपको गूगल से भी या किताबों से सब मिल जाएंगे, तो उनका संग्रह आपके पास है, तो ये भी एक समुच्चय है। उसके बाद आता है 7वां, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो समपूर्णांक क्या होते हैं भाई, केवल वो जो
जो 2 से भाग हो जाते हैं उन्हें सम संख्याएं बोलते हैं, या फिर 2, 4, 6, 8, अब इसमें कहीं तक भी बढ़ा दो आप, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से, यानी ये भी एक समुच्चय कहलाएगा, हमने लिख दिया इसमें, ठीक है। 8वां, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं भाई, ये जो अध्याय जो लेसन हम पढ़ रहे हैं, इसमें जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 100 हो, लेकिन आपको पता तो है ना कौन से हैं, कितने हैं, तो वो भी एक समुच्चय है। फिर आ जाओ उसके बाद लास्ट में 9th नंबर पे, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये हमारा लास्ट है ना, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो विश्व के अंदर तो बहुत सारे खतरनाक जानवर हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी हमारा कंप्लीट होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, तो किताब को मैं तो सेकंड क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। आपके पास बुक तो होगी आपकी, है ना, उसमें देखना आप। तो इसमें लिखा हुआ है इस तरीके से कि मान लीजिए एक समुच्चय इस तरीके से दे रखा है, जिसके अवयव ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक, है ना, और रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, यानी यहाँ पे रिक्त स्थान है, ये जो है ना डॉट लगे हुए, ये रिक्त स्थान है भाई, इनमें उपयुक्त प्रतीक, यानी या तो ये वाला या तो फिर ये वाला भरना है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, है ना, पिछली क्लास में शायद, कि इसका मतलब ये है कि मान लो जैसे मुझे लिखना है यहाँ 2, है ना, और इस तरीके से A, तो इसका मतलब है कि ये 2 जो है A समुच्चय A में 2 अवयव है, तो 2 है यहाँ पे, तो ये है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं 7 और इस तरीके से, तो इसका मतलब ये बताओ वहां पे 7 है, नहीं है, तो फिर ये निशान लगाना है, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझ आ गई, तो आप इसको फटाफट से कर सकते हैं। अब देखना आप जरा, ये इसमें लिखा हुआ है 5 और समुच्चय A, तो बताओ इसमें है या नहीं है, तो आप कहोगे जी है, तो इस तरह का निशान लगेगा। फिर देखना आप उसमें 8 है, नहीं है, तो आप कहोगे जी नहीं है, इसको ऐसा लगाएंगे। अब ये बताओ 0 उसमें है या नहीं है, तो फिर इसको ऐसा लगाएंगे भाई, ठीक है। ये बहुत जल्दी हो जाते हैं भाई, ठीक है। 4 बताओ उसके अंदर है या नहीं है, तो तुम कहोगे जी बिल्कुल है, देखो ये दिखाई दे रहा है। 2 उसके अंदर है भाई, तो 2 भी है भाई, ठीक है। 10 बताओ उसके अंदर है, नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, ये। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि हमने फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देखा, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में देखो, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर में समझ रहे हैं ना आप, रोस्टर वाला वो है जो समुच्चय में इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो उसने बोलना है A, और समुच्चय A है और उसके अंदर x अवयव है, x एक पूर्णांक है, x क्या है, पूर्णांक है, और -3 से बड़ा है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना x, देखो जिधर इसका फेस होता है संख्या बड़ी होती है। जैसे मुझे बताना है कि 5, 4, तो बड़ा कौन सा है भाई, ये, तो फेस इधर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं कहूँ 4 और 3, तो बड़ा कौन सा है, ये, तो ये फेस इधर हो जाएगा। तो ये चीज समझनी है भाई, ठीक है। जिधर जो बड़ी संख्या होती है इसका फेस उधर रहता है, ठीक है। ये चीज सीखनी है आगे। तो अब यहां से देखना है कि -3 से x बड़ा है, और है ना, और पूर्णांक भी है, और पूर्णांक माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं, ठीक है। और क्या है, 7 से छोटा है। तो जब मैं इसको लिखना चाहूंगा तो रोस्टर रूप में इसको ऐसे लिखूंगा कि x क्या है, देखो यहां से देखना आप, x क्या है, -3 से बड़ा है। तो -3 से बड़ा कौन है भाई, 2। देखो आप कभी गलती ऐसी मत करना कि -4 लिख दो, वो इससे भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि जब हम नंबर लाइन पे चलते हैं तो 10th क्लास में अगर आपने देखा होगा, तो जितना हम माइनस में ज्यादा जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, वो संख्या छोटी होती चली जाती है। तो यानी 2 और -1 और उसके बाद 0, और 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6। बताओ मुझे 7 भी लेना है क्या, नहीं लेना, क्योंकि इस बार इसके बटे में, सॉरी, इसके ऐसे ये वाला साइन नहीं है। अगर ये वाला साइन होता तो मैं 7 भी लेता, लेकिन 7 से छोटा बोल रहा है तो 6। तो यानी मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक के बस ये लेने हैं भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। अब देखो दूसरा इसका सेकंड में क्या है, बी क्या है, x, और x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो आप बताओ प्राकृत संख्या क्या होती है, तो मैं इसको फटाफट से लिख देता हूँ। प्राकृत संख्या होती है 1, 2, 3 से, और कहां तक है, 6 से छोटी। तो 1, 2, 3, 4 और 5, बताओ, ठीक है। 6 से छोटी लेनी ना, चलो ये भी हो गया भाई। अच्छा, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं हम, है ना। चलो अभी मैं आगे बाद में बात करते हैं इसके बारे में, क्योंकि हमें फटाफट ये खत्म करना है। तीसरा पार्ट देखो इसका C, x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8, यानी 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू हो जाए भाई, 11 से। लेकिन 11 के अंकों का योग का मतलब यह है कि जैसे मैं लिखता हूं 11, 12, 13, है ना, 14, 15, ऐसे 16,
ठीक है, ये लिख दिया मैंने। लेकिन अगर आप इनके अंकों का योग करोगे तो उसका 2 है, इसके अंकों का योग कितना है 3, इसके अंकों का योग 4, इसके अंकों का योग 1 और 4 कितना 5, ये 6 और ये 7। लेकिन अगर मैं आगे 17 लिख देता तो आप समझोगे कि 17 को जब मैं जोड़ूंगा तो 1 और 7 कितने हो जाएंगे 8। तो मुझे 2 अंकों की ऐसी संख्या लेनी है जिनके अंकों का योग कितना हो 8। तो अब आप एक बात बताओ, C बराबर अगर मैं कहूं तो मैं 17 ले सकता हूं, 26 ले सकता हूं, है ना भाई। 26 के बाद में 35 ले सकता हूं, 44 53 है ना, 44 फटाफट हम कर रहे हैं 53 के बाद बताओ जो उनसे ऐसी संख्या हो जिसके अंकों का योग क्या हो 8 हो। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं ले सकते हैं। ठीक है, क्या बताना, हाँ 8 हो गया। फिर हम ले सकते हैं इसके बाद 62 भी ले सकते हैं, 71 भी ले सकते हैं, क्योंकि 17 भी है और 71 भी है। और एक संख्या और रहेगी 80, ये भी 2 अंकों की संख्या माननी जाएगी भाई। ठीक है, तो इन सब का योग ये है, तो हमें ये लिखनी पड़ेगी इस तरीके से। अब डी को देखते हैं। डी में x एक अभाज्य संख्या है जो 60 से भाजक है, 60 से भाजक है, यानी x एक ऐसी अभाज्य संख्या है, d बराबर ऐसी अभाज्य संख्या है जो 60 के क्या है भाजक है, यानी 60 को भाग कर सकते हैं। तो 2 3 और 5, इनके अलावा ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं बची भाई जो इसको भाग कर सके। 15 भी भाग कर सकते हैं लेकिन वो अभाज्य नहीं है ना। ठीक है, तो अभाज्य संख्या ये हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना, इस तरह का अगर आ गया तो उसने कहा ये जो ई में लिखा हुआ ये ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय बनाना, सभी अक्षरों का समुच्चय। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, उसमें बस आपको ये लेना है कि सबको बना लो, लेकिन अगर कोई दो बार आया है उसको रिपीट नहीं करना। जैसे मैं ई बराबर ऐसे लिखूं उसका रोस्टर, जैसे टी कहीं दोबारा, चलो देख लेते हैं, टी लिख लो, आर लिख लो, आई लिख लो, जी लिख लो, ओ लिख लो, एन लिख लो। अब एक चीज बताना, मैंने टी आर आई जी ओ एन लिख लिया, लेकिन एन के बाद वो दोबारा आ गया तो मुझे दोबारा नहीं लेना है, दोबारा नहीं लेना है, ये याद रखना। तो एम लिख दो क्योंकि एम पहले नहीं आया था, ई लिख दो। अब बताओ जरा, टी पहले आ चुका तो टी नहीं लिखने के भाई, यानी ये वाला ओ नहीं लिखने के, है ना, और ये वाला टी नहीं लिखने के। अब आर लिख लो, आर लेकिन पहले आ चुका था, ये आर भी नहीं लिखने के, वाई नहीं आया था तो ये, तो इस तरीके से भाई कंप्लीट हो जाता है। सेम इसी के जैसा इससे नेक्स्ट है, यानी ये 5th है, तो 6 भी सेम ऐसा ही है, वो आप खुद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मैम, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट 4th क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर 4th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को, ये समुच्चय मैंने शॉर्ट में लिख दिया भाई, है ना, को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना। समुच्चय निर्माण आपको पता है ये कौन सा रूप है, रोस्टर। ये कौन सा रूप है, रोस्टर। और समुच्चय निर्माण रूप मैंने इधर लिख दिया। मैंने सारी चीजें इसलिए लिख दिया है क्योंकि मुझे पता है आपको जल्द से जल्द पढ़ाना है और सारे क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करने हैं। अगर मैं यही लिखने लगा तो यही 10-15 मिनट की बन जाएगी भाई, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिख दिया उसका आंसर सामने। देखो ये 3, 6, 9 और 12 का रोस्टर रूप अगर मुझे लिखना है तो आपको कुछ रिलेशन दिखाई दे रहा होगा। क्या रिलेशन दिख रहा होगा देख लो, ठीक है। यानी ये बोल रहा है कि x, यानी अवयव जो है ये x है और x बराबर 3n है। x बराबर क्या है 3n है, यानी 3 के साथ किसी की गुणा हो रही, जैसे 3 के साथ 1 की गुणा हुई, फिर 3 के साथ 2 की, फिर 3 के साथ 3 की, और फिर 3 के साथ कितनी हुई 4 की। तो ये जो गुणा हुई ना, इसको मान लिया n, इसको क्या मान लिया n, तो इसीलिए 3n लिखा भाई। n इसलिए लिखा, कभी n 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, कभी 4, अगर आगे होता तो फिर वो भी लिखते हैं। तो x बराबर क्या है 3n है, x बराबर क्या है 3n है, और n एक प्राकृतिक संख्या है। देखो लिख दिया उसने, n क्या है, n एक प्राकृतिक, n का मतलब है नेचुरल नंबर, ये बड़े वाला जो कैपिटल है तो नेचुरल नंबर है। तो n एक प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या भाई 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, फिर इसका एंड कहां करें वो भी देखना। तो उसने लिख दिया जहां की n जो है 4 के बराबर या छोटा है, यानी 4 से छोटा का मतलब 1 भी लेना, 2 भी लेना, 3 भी, और 4 भी लेना है 4 के बराबर। अगर वो लिखता 5 तो फिर मुझे यहाँ 15 भी लिखना पड़ता, फिर 3 की गुणा में 5 में करता, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को ये वाली बात समझ आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, फिर लिखा है 2, 4, 8 और 16 और 32, ये लिख दिया। अब आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा यहाँ से कि अगर मैं बात करूं कि मैं इसको लिख सकता हूं, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, और ये 2 की पावर क्या है भाई 5 है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ से मुझे पता चला कि x जो है, ये जो x है, x बराबर क्या है 2 की पावर n, यानी 2 की पावर क्या है n, और n क्या है भाई एक प्राकृतिक संख्या है, और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 से शुरू होती है। तो वो देखो 1 2 3, यानी जो पावर में है वो 1 2 3 से शुरू होगी, और देखना ये है कहां तक जाएगा। और उसने लिख दिया कि n जो है वो 5 से छोटा या बराबर है, तो इसलिए मैं 5 तक ही लेके गया, और फिर इस तरीके से ये हमारा हो गया। तो रोस्टर रूप ये भी होगा, इधर आंसर है भाई, ठीक है। अब इधर देख लो, तो 5 25 और ये, अब ये भी लगभग वही है। फोन आ गया यार, फोन को स्विच ऑफ करो थोड़ा, ठीक है।
ठीक है, देखो 5, ठीक है। अब देखो 5 को भी मैं 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर क्या होगा 6, सॉरी 3 नहीं 4 भाई, 6 कैसे 4, ठीक है। तो इससे आपको क्या समझ आया, इससे आपको समझ आ गया कि यहाँ से 5 की पावर कुछ हो रही है, सेम वही, तो x और x बराबर क्या है 5 की पावर n, और n क्या है देखो वहां दिया हुआ है उसने n, देखो यहां से हमें पता चल गया ना n प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 2 3 4 ये लिखी हुई ना, तो ये प्राकृतिक संख्या है, तो n प्राकृतिक संख्या है और यहाँ 4 तक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा n 4 या उससे बराबर है। आगे आ जाओ, ठीक है। अब देखो 2 4, ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ गुणा में है, तो 2 के साथ मान लो गुणा में 1 है, 2 के साथ गुणा में 2 है, 2 के साथ गुणा में 3 है, ये पहले वाला हो गया लगभग, है ना, लेकिन वहां 3 के साथ गुणा में था, अब यहाँ 2 के साथ गुणा में है, तो 2 के साथ 1 है गुणा में, 2 के साथ 2 है गुणा में, 2 के साथ 3 है, तो उसको क्या लिखोगे x, और x बराबर क्या है 2n, x बराबर क्या है 2n, जैसे यहाँ लिखा था, ये देखो 2n, क्योंकि 2 के साथ कुछ गुणा में है, और n क्या है 1 2 3, यानी n प्राकृतिक संख्या है, तो लिख दिया n क्या है प्राकृतिक संख्या, और कहाँ तक है 3 तक है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे खत्म हो गया ना, तो n क्या है 4 से छोटा या उसके बराबर है। अच्छा इसने बराबर तक लिख रखा है यार, नहीं ये यहाँ पे देखना पड़ेगा यार, ठीक है, यहाँ पे तो ne यानी नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का मतलब है तो कहीं तक भी जाएगा, इसलिए वहां डॉट लगा हुआ है, ये हो गया। अब इसके बाद ये देखो 1 4 9 और इस तरीके से है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग, इसे लिखता हूँ 2 का वर्ग, इसे लिखता हूँ 3 का वर्ग, तो आगे आएगा किसका 4 का वर्ग, और ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा 10 का वर्ग, ठीक है। यानी यहाँ से हमें एक चीज का पता चल गई कि हमें n की पावर 2 करनी है, क्योंकि जो बदल रहा है ना उसे n मान रहा है ना, नंबर तो वो है ना पावर 2, यानी इसे n की पावर 2 लिखेंगे, और 2 सबकी पावर है, और n क्या है 1 2 3, यानी नेचुरल नंबर, तो देख लो x और x बराबर है n की पावर 2, n क्या है प्राकृतिक संख्या, और n बराबर है इसके, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम यहीं पे अपनी क्लास को फिनिश कर रहे हैं, और इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं 5th और 6th, और आपको वो खुद करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन बहुत समझ आएगा और अच्छे से आपको पसंद आएगा, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।